नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड की आज की बड़ी खबर आपको दे दें। खाली चल रहे संवैधानिक पदों पर जल्द ताजपोशी के आसार हैं। बीजेपी संगठन और संघ के बीच इस विषय पर चर्चा पूरी हुई। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको दे रहे हैं। सीएम दिल्ली में मौजूद, तो इस बारे में भी आलाकमान से करेंगे चर्चा। 15 से अधिक कार्यकर्ताओं को पहली सूची में मिल सकता है मौका। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 15 से अधिक कार्यकर्ताओं को पहली सूची में जगह मिल सकती है, मौका दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। संवैधानिक पदों पर जल्द ताजपोशी के आसार नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी संगठन और संघ के बीच इस विषय पर चर्चा पूरी। तो माना जा रहा है कि जल्द ही इन पदों पर रखे जा सकते हैं कई लोग। तो खाली चल रहे संवैधानिक पदों पर जल्द ताजपोशी के आसार। 15 से अधिक कार्यकर्ताओं को पहली सूची में जगह और मौका मिल सकता है। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, जो खाली चल रहे संवैधानिक पद है उनको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी और अब माना जा रहा है कि जल्द ही ताजपोशी हो सकती है, क्योंकि जो संगठन और संघ के बीच बातचीत थी वो कहीं ना कहीं पूरी हो गई है। जी देखिए, उत्तराखंड में सरकार गठित हुए 1.5 साल पूरे हो चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव जीतने के बाद 3 जून को अपना 1 साल का समय पूरा कर चुके हैं और अगस्त आ गया है। पहले कार्यकर्ताओं से कहा गया कि दीपावली पर उन्हें तोहफा मिलेगा और फिर होली का इंतजार करना पड़ा। होली के बाद दायित्वों की लिस्ट तो नहीं आई, परंतु एक सूची जरूर वायरल हो गई, जिससे पार्टी की परेशानी बढ़ गई। लोग ये भी कहते हैं कि असली सूची थी जो लीक हो गई या लीक करा दी गई। बहरहाल ये संगठन का निजी मामला है, परंतु अब समय ज्यादा बीतता जा रहा है और सामने लोकसभा चुनाव की चुनौती भी है और राज्य में कई संवैधानिक पदों में अध्यक्ष और निगमों में तैनाती होनी है, जो संवैधानिक पद हैं। हमारे सूत्र बताते हैं संघ, संगठन और मुख्यमंत्री की इस पर सहमति हो चुकी है। बहुत जल्द इस पर निर्णय हो रहा है और कल चूंकि प्रदेश महामंत्री, जो माफ कीजिएगा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है BL संतोष, वो भी कल से उत्तराखंड के दौरे पर हैं। कल उन्होंने कोर कमेटी की बड़े नेताओं की बैठक की। आज पार्टी की टोली और पदाधिकारियों की उनकी बैठक चल रही है। एक सुर में यही बात आई कि जो दायित्व वितरित होने हैं उस पर जल्द निर्णय हो, जिस पर सहमति हो गई है। हमारे सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री इस वक्त उत्तराखंड सदन में है। वो सुबह किसी से मिलने गए थे, इसके बाद लौट के उत्तराखंड सदन वापस आ गए हैं। वो इस विषय पर संगठन और पार्टी के बड़े पदाधिकारियों, नेताओं से भी चर्चा कर सकते हैं। जी सुदीप, इसके साथ ही साथ चूंकि लिस्ट का भी जिक्र हो रहा था कि कोई लिस्ट वायरल हुई है जिसमें कई नाम शामिल हैं, कौन कौन से ऐसे नाम हैं, महत्वपूर्ण नाम हो सकते हैं जो इस लिस्ट में, जो पहली लिस्ट बताई जा रही है, जो जारी की जा सकती है? जी देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल से कई नाम लिए जाते हैं। कुमाऊं से बलराज पासी का नाम है जी। गढ़वाल से इसी प्रकार से कुछ और बड़े नेताओं के नाम हैं और पार्टी संवैधानिक पदों पर पहले नियुक्ति देगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले उसे संदेश भी देना है कि कार्यकर्ताओं का पार्टी ख्याल रख रही है और ऐसे लोगों को पहले कंसीडर किया जाएगा। चाहे इसमें पूर्व प्रदेश महामंत्री संगठन भट्ट हों, जी, इनको भी मौका मिल सकता है और संदेश ये देने की कोशिश है कि कार्यकर्ता एकजुट रहें। सभी पदों पर नियुक्ति इसलिए नहीं, ताकि आने वाले समय में भी कुछ ना कुछ पार्टी के पास बचा रहे, शेष रहे, ताकि कार्यकर्ताओं में काम करने की ऊर्जा और एक उनको अवसर दोबारा मिल सकता है, ऐसी भी एक आस बनी रहे। तो पहली जो लिस्ट है वो 1.5 दर्जन नेताओं के नाम की हो सकती है। तो सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि इस पर बहुत जल्द आने वाले 24 से 48 घंटों में पार्टी निर्णय ले सकती है। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली में गृह मंत्री के साथ बैठक संभव है। यूसीसी को लेकर हो सकता है मंथन। पीएम से भी मिल सकते हैं मुख्यमंत्री धामी। राष्ट्रीय पदाधिकारियों से भी सीएम की मुलाकात होगी। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से 3 दिनों के अंतराल के बाद दिल्ली पहुंच गए हैं। लगातार एक के बाद एक दिल्ली दौरा बहुत कुछ बयां कर रहा है और देखिए, इस पर माना जा रहा है कि कई प्रमुख लोगों से मुलाकात हो सकती है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल है। यूसीसी पर उन पर चर्चा हो सकती है। लगातार यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सबसे आगे चल रहा है और जिसको कब से लागू कर रहा है, इस पर भी तमाम जवाब देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी सामने आते रहे हैं
और अब माना जा रहा है कि गृह मंत्री से उनकी मुलाकात में यूसीसी पर चर्चा होगी और पीएम से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। जब भी दिल्ली दौरे पर होते हैं प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है, जिसकी तस्वीर भी साझा करते हैं। तो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और कई पदाधिकारियों से भी मुलाकात उनकी हो सकती है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर है और ये दौरा कई कयास लगा रहा है। एक तरफ तो जहां मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही थी, वहीं अब यूसीसी को लेकर भी तमाम चर्चाएं हो रही है और माना जा रहा है कि गृह मंत्री से अगर मुलाकात हुई तो इस पर गहन चर्चा होगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौटे थे और कल शाम 7 बजे एक बार फिर से वो दिल्ली चले गए। इस वक्त तो उत्तराखंड सदन में है, जो हमारी जानकारी है। और मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के 3 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इस पर पार्टी के बड़े नेताओं पदाधिकारियों से वो मंथन कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात संभव है। हालांकि पिछले दौरे में भी वो केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिले थे। प्रधानमंत्री हर बार मुख्यमंत्री को बहुत समय देते हैं, 2 घंटे तक मुख्यमंत्री को समय देते हैं, कई विषयों पर चर्चा करते हैं और कई मदों में केंद्र से राज्य को मदद मिल रही है। दूसरा विषय कैबिनेट विस्तार का है। 3 पद रिक्त थे, जो परिवहन मंत्री के निधन के बाद अब इन पदों की संख्या 4 हो गई। तीसरा जो दायित्वधारियों का वितरण का मसला है, ये भी अभी लंबित है, अधर में है। तो ये 3 महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अभी आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई जानकारी नहीं मिली है, परंतु कयास यही लगाए जा रहे हैं और जानकार भी इसी ओर इशारा करते हैं। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार बैठक कर रही है और इसी के तहत सोमवार को बीजेपी ने प्रदेश मोर्चा की बैठक आहूत की गई। बैठक राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने ली है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने प्रदेश मोर्चे के अध्यक्षों को 2 टूक अपने अपने क्षेत्रों में गंभीरता से जुटने को कहा। बीजेपी के साथ मोर्चा के अध्यक्ष महामंत्री प्रभारियों के साथ बीएल संतोष ने मीटिंग ली, जिसमें आगामी चुनावों की रणनीति से पार्टी में एकजुटता से काम करने का मंत्र भी दिया गया। बीजेपी के अगस्त में होने वाले प्रोग्राम में सभी मोर्चों की अहम भूमिका और पार्टी से कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए काम करने के निर्देश भी दिए गए। मोर्चों की बैठक हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी ने ली है और उसमें ये बताया गया कि मोर्चों की भूमिका क्या रहेगी। जो मोर्चा जिस चीज को लीड कर रहा है, माना महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा महिलाओं को लीड करता है, तो महिलाओं के संबंध में क्या क्या काम करने हैं, क्या सरकार कर रही है, उन तक बात कैसे पहुंचेगी, ये सब चीजें यहाँ पे समझाई गई है। और जिस तरह से आप लोग जानते ही हैं कि लगातार महिला मोर्चा महिलाओं के बीच जाकर काम कर रहा है, विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहा है। हमारी सरकार के द्वारा महिला उत्थान के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को लेकर महिला मोर्चा लगातार महिलाओं के बीच जाकर उनको भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठनात्मक बैठक करना एक आम बात है, हम लोग करते ही हैं। कल जैसे पदाधिकारी बैठक हुई और उसमें भी आगे के जो आगामी कार्यक्रम है वो तय हुए कि क्या होने वाला है। अगले 6 महीने में पार्टी किस तरीके के अभियान लेगी, किस तरीके के कार्यक्रम करेगी, कैसे बूथ स्तर तक जाएगी और कैसे जो एक आम व्यक्ति है उस तक अपनी बात को पहुंचाएगी। हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों के जो मुद्दे हैं, जो हमने काम किए हैं, जो योजनाएं हैं, उसका लाभ कैसे व्यक्ति तक पहुंचे। हर भारतीय जनता पार्टी। तो लगातार सुदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, बीएल संतोष जब उत्तराखंड पहुंचे दौरे पर हैं और इस दौरान तमाम बैठकें एक के बाद एक ले रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए 24 की तैयारी है, लेकिन इससे बीजेपी संगठन में जो कड़ियां हैं उसको किस तरह से मजबूत की जाए, उसकी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही थी। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष हैं, वो कल से 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इन्होंने कल कुछ प्रमुख एजेंडे तय किए हैं, जैसे बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी अगस्त माह में हर घर तिरंगा अभियान चलेगा और मेरा माटी मेरा देश मेरा गांव जैसा भी एक अभियान चलेगा। उत्तराखंड वीर भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ जो सेना में अर्धसैनिक बलों में कार्यरत जो जवान हैं, उनकी शहादत को सलाम किया जाएगा, उनके घर घर गांव-गांव तक जाया जाएगा। ये तो कैसे अभियान हो गए जो जनता से जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा पार्टी इंटरनल
जो उनके संगठन के अलग अलग मोर्चे, जैसे महिला मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, युवा मोर्चा, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं, अलग अलग वर्गों को जोड़ते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनको भी और एक्टिवेट करने को कहा गया है कि वो लोगों के बीच जाएं, चर्चा करें, वार्ता करें, पार्टी की रीतियां नीतियां जन जन तक पहुंचाएं। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बीजेपी की कोर कमेटी की इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई, तो वहीं क्या कुछ रणनीति तय की जानी है, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पिछले साल की तरह इस साल भी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान मेरा देश मेरा माटी की तर्ज पर उत्तराखंड में अमृत कलश यात्रा का आयोजन भी किया जाना है, जिसमें सभी शहीदों का आंगन और पावन धार्मिक स्थलों की मिट्टी को इकट्ठा किया जाएगा। 26 अगस्त से शुरू होने जा रही इस यात्रा को सभी जिलों के सभी ब्लॉक, जिले और प्रदेश से दिल्ली तक आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ आयोजित किया जाएगा। अमृत कलश यात्रा के तहत देश के प्रत्येक ब्लॉक से एक युवा और पूरे देश से 7,500 युवाओं के माध्यम से दिल्ली में कर्तव्य पथ पर बनाई जाने वाली अमृत वाटिका के निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। स्वरूप देने का हम लोगों ने काम किया है। मुख्य रूप से इस वर्ष भी हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को फिर हम व्यापक विस्तार रूप में हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के, चाहे कारगिल शहीद हो, भिन्न क्षेत्रों में भिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों, जो आज दुनिया में नहीं है, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गाँव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग लेने वाले हैं। मेरी माटी मेरा देश मेरी माटी, इस कार्यक्रम के तहत शहीद परिवार के बहुत धार्मिक, उस क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल की माटी को लेकर और फिर जो हमारा कार्यक्रम है उस माटी को लेकर अमृत कलश यात्रा ये निकलेगी। अगस्त माह के कार्यक्रम को स्वरूप देने का हम लोगों ने काम किया है। मुख्य रूप से इस वर्ष भी हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को फिर हम व्यापक विस्तार रूप में हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो और लगातार सुदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, लगातार जिस तरह से बैठकें देखी जा रही है, एक तरफ 24 को लेकर रणनीति तो तय की जा रही है, दूसरी तरफ चूंकि 15 अगस्त आ रहा है और उससे पहले जैसे पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, उसकी तैयारी एक बार फिर से, और इसके साथ ही कलश यात्रा को भी लेकर तरजीह दी गई। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, भारतीय जनता पार्टी अपनी राष्ट्रीयता के एजेंडे पर, जिससे वो जन जन से जुड़ चुके हैं, और साथ ही मोर्चों प्रकोष्ठ हो जो पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, दोनों को आदेश दिए गए हैं कि वो इन कार्यक्रमों में जुटें। इसमें हर घर तिरंगा अभियान सबसे महत्वपूर्ण है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और शहरों में एक बड़ा व्यापक ये अभियान चलेगा। और जैसा कि अमृत सरोवर तैयार करने की बात है, शहीदों के गांव से मिट्टी ले जाके दिल्ली पहुंचाने का कार्यक्रम है, तो एक राष्ट्रीयता का संदेश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति का एजेंडा है उस पर भी ये लाइन सटीक बैठती है। लिहाजा पार्टी पदाधिकारियों को साथ लेने के साथ साथ मोर्चों पदाधिकारियों की भी ड्यूटी लगा रही है, ताकि वो इस समय का बेहतर सदुपयोग करें। अगस्त माह चल रहा है और दिसंबर से जनवरी माह में आचार संहिता लग सकती है लोकसभा चुनाव की, ऐसा जानकार मानते हैं। लिहाजा पार्टी अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संगठन स्तर पर अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है और इसी के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की मृत्यु के बाद उनकी खाली पड़ी सीट पर अब उपचुनाव भी होना है। वहीं उपचुनाव के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को बागेश्वर जिले का चुनावी प्रभारी मंत्री बनाया गया। प्रभारी मंत्री बनने के बाद सौरभ बहुगुणा ने सरकार और संगठन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि जितने वोटों से चंदन राम दास जीते थे, इस बार उससे भी ज्यादा वोट से हम उपचुनाव जीतेंगे।
कि मैं बागेश्वर का प्रभारी मंत्री हूं और धन्यवाद करता हूं अपने प्रदेश नेतृत्व का कि मुझे उपचुनाव का भी प्रभारी बनाया गया है और संगठन से राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को बनाया गया है। पूरी कोशिश रहेगी कि जितने वोट से स्वर्गीय चंदन रामदास जी पिछली बार जीते थे 22 के चुनाव में, उसको हम बेटर करके, ये सीट तो देखिए बीजेपी पक्का जीत रही है, मैं वहां पर लगातार जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, बहुत अच्छा एक माहौल है इस वक्त उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सीट जीतेगी। और बहुत ही मैं बागेश्वर का उत्तराखंड सचिवालय संघ के चुनाव के लिए मतदान जारी है। 1056 कर्मचारी जो कि पंजीकृत मतदाता है मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 4 पदों पर निर्विरोध रूप से कर्मचारियों ने चयन भी कर लिया है। सचिवालय संघ चुनाव में 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मतदान हो रहा है। जायजा लिया हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने। राज्य सरकार के सबसे बड़े दफ्तर यानी सचिवालय में आज चुनाव चल रहे हैं। 1064 कर्मचारी अपने अपने हितों के मद्देनजर जिसको वो अध्यक्ष और महामंत्री व कार्यकारिणी के रूप में चाहते हैं उसके लिए मतदान कर रहे हैं। सचिवालय में कर्मचारियों की भीड़, जिसमें प्रत्याशी भी हैं और मतदाता भी हैं, इनकी भीड़ है। सुबह 10 बजे से मतदान का सिलसिला शुरू हो गया है और करीब 4 बजे तक ये मतदान का सिलसिला चलेगा। यूं तो और कई कर्मचारी ऐसे हैं जो निर्विरोध भी चुन लिए गए हैं और इस वक्त जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने पक्ष में भी कर्मचारियों को लामबंद कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम इस बार सचिवालय संघ के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर कर्मचारी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से कन्विंस कर रहे हैं। आप निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कहेंगे? निर्विरोध उपाध्यक्ष आप चुने गए, क्या कहेंगे? सचिवालय के तमाम समय अधिकारी कर्मचारियों ने जिन्होंने मेरे पे भरोसा जताया और जिस तरह से उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन को हम समय समय पर अपना समर्थन दिया। सचिवालय राज्य की सर्वोच्च संस्था है और पुरानी पेंशन के महत्व को समझा और उन्होंने हमारे 5 साल के संघर्ष को साथ दिया। उसके लिए मैं तमाम अधिकारियों कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। सचिवालय में आज सोमवार है, यूं तो वर्किंग है यानी कामकाज है, परंतु कर्मचारी यहाँ थोड़ा व्यस्त हैं। सचिवालय के अलग अलग सेक्शंस में काम चल रहा है। 4 बजे के करीब परिणाम आने की उम्मीद है क्योंकि 4 बजे तक मतदान चलेगा। ये कुछ कर्मचारी हैं जो नेता भी हैं, ये वोट मांग रहे हैं, कर्मचारियों को अपने पक्ष में लामबंद कर रहे हैं। जोशी जी, आज मतदान है, आज फाइनल डे है, आप लोगों की सारी तैयारियों पर आज मोहर लगेगी। क्या माना जाए जोशी जी वंस अगेन, या इस बार कुछ कमजोर दिख रहा है? देखिए, कमज़ोर तो कहीं से कहीं तक नहीं, और अभी परिणाम आपके सामने 5 बजे तक मिल जाएगा और उसके बाद वंस मोर होता है या कोई दूसरा चेहरा होता है, ये भविष्य के गर्त में है। अब मुझे उम्मीद है कि कर्मचारियों ने जिस तरह से उत्साह से मतदान कर रहे हैं तो एक अच्छे संगठन को हम लोग बनाएंगे। इसी कामना के साथ सचिवालय संघ एक उन्नति की ओर जाएगा। तो आप दीपक जोशी, आप 2 बार के अध्यक्ष रहे हैं और इस बार फिर से मैदान में हैं। कर्मचारियों का हुजूम सचिवालय में यूं तो परसों से ही जुटा हुआ है, परंतु आज ये भीड़ मतदान के लिए एकत्रित हुई है। मतदान हो रही है, कर्मचारी आपस में बातचीत कर रहे हैं और लॉबिंग भी कर रहे हैं अपने अपने पक्ष में, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ा मुद्दा है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप, राज्य सरकार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आज बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। देहरादून, मसूरी, हरिद्वार में बारिश की संभावना। वहीं टिहरी, उत्तरकाशी के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। चमोली, बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है और एक बार फिर से यह अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, मसूरी के लिए बारिश का अलर्ट है। देहरादून के हाथीबड़ कला स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के पास गढ़ी कैंट रोड के पास एक महिला की लाश मिली है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। मृत महिला की लाश को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। एसपी सिटी सविता ढोबाल का कहना है कि पुलिस लाश को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। देखिए, आज सुबह सूचना मिली थी थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कालिदास रोड के पास सर्वे गेट के सामने एक महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पे जो है हमारी थाना कोतवाली की पुलिस मौके पे गई है और बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त बकरियों को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद नगरपालिका ने स्थानीय लोगों द्वारा इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई होती दिख नहीं रही। जिसके बाद सोमवार सुबह स्कूल जा रही 5 साल की बच्ची पर आवारा कुत्ते के झुंड ने हमला कर दिया। आसपास के लोगों के शोर मचाने के बाद आवारा कुत्ते वहां से भाग गए, लेकिन इस दौरान आवारा कुत्तों ने बालिका को बुरी तरह से घायल कर दिया। बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए पौड़ी जिले के अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे एम्स अस्पताल ऋषिकेश रेफर कर दिया है।
मैं ये मांग करता हूँ सर उत्तराखंड सरकार से, जो अभी तो मेरे बच्ची को काटा है, बाद में भी कोई बच्चे को काटेगा, और ये जो ये कुत्ते का है ना, इनका कुछ इलाज करे, प्रशासन से ध्यान जाए सर। ये स्वीकारने में कोई वो गुरेज नहीं है कि इस समय कुत्तों का आतंक इस सीजन में और इस महीने कुछ ज़्यादा ही हो गया है, और ये एनिमल एक्ट के अधीन भी आता है। हमने पिछली बार भी तमाम तरह की कोशिशें की थी, उस समय भी लोगों ने कई तरह की चर्चाएं की, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो बच्ची, मैं शुरू में यहाँ आ गया था और वो खतरे से बाहर है, डॉक्टरों ने उसका टांके वगैरह लगाए हैं, और मैंने एसआई को और ईओ को भी निर्देशित किया, जो इस तरह के झुंड हैं कुत्तों में जो पागल की स्थिति में आ गए हैं, निश्चित रूप से उनका खात्मा करने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है, और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान भी आप लोगों के सामने होगा। बच्चे की स्थिति थोड़ी गंभीर थी, क्योंकि बच्चे को काफी जगह काटा होता है, सर पे तो काफी बड़ा ही काटा होता है बच्चे को, गर्दन पे काटने निशान पड़े थे, बच्चे के पूरे शरीर में खरोच के निशान पड़े हुए थे। तो फिलहाल तो ये बच्चे को हमने फिलहाल स्टेबल करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन लगा दिया, एंटीबायोटिक वैक्सीन लगा दी, बच्चे को ट्रीट लगा दी। बाकी ट्रीटमेंट बच्चे को भर्ती करके बाकी ट्रीटमेंट अच्छी अस्पताल में ही करेंगे। क्या स्थिति फिलहाल होगी बच्चे की? खतरे से बाहर है? खतरे से तो बाहर बच्चे। ये मांग करता उत्तराखंड में इस बार मानसून के कई क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। बात हरिद्वार विधानसभा की करें तो हरिद्वार विधानसभा में बाढ़ के कारण गन्ना किसानों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं गन्ना किसानों के नुकसान का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हरिद्वार क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के बाद उन्होंने बताया कि हरिद्वार में किसानों को काफी नुकसान हुआ है, और फिर चाहे धान की फसल का हो या फिर गन्ने की फसल का। और अब हम पूरी एक रिपोर्ट अपनी रेवेन्यू टीम के साथ बना रहे हैं। जल्दी पूरी रिपोर्ट हमारे सामने रखी जाएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सरकार, जो कि पूरी संवेदनशील सरकार है, वह किसानों के लिए अच्छा करेगी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।